नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। हफ्ते का आखिरी दिन, त्योहारों का दिन, कल दशहरा, आज अष्टमी, उसकी शुभकामनाएं हम आपको देंगे ही, लेकिन आपको ऐसी खबरें बताएंगे भी और समझाएंगे भी आज का मनी मंत्र में, जो सीधे आपसे जुड़ी हैं, जिनका सरोकार आपसे है। न्यूज दैट यू कैन यूज एंड न्यूज दैट यू शुड एंड ऑट टू यूज, क्योंकि ये आपकी नौकरी, आपकी आमदनी, आपके खर्च, आपकी गृहस्थी, आपके बाल बच्चों और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें होती हैं। कोई राजनीति नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं। और आज की खबरों का विश्लेषण करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार और न्यूज़ विद जे के मैनेजिंग एडिटर सिद्धार्थ जराबी मेरे साथ हैं। और सिद्धार्थ, आज की देखिए बड़ी खबर क्या है, और ये दरअसल लगभग 2 हफ्ते बाद ये खबर सामने आ रही है। एमपीसी, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है आरबीआई की, उसकी बैठक हुई थी 7 से 9 अक्टूबर के बीच, और उसमें क्या कहा गया, शक्तिकांत दास क्या कहते हैं, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर है और अखबारों ने इसे अंदर खाने कहीं छिपा दिया है खबर को। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने फ्रंट पेज पर छापा है, सेकेंड वेव ऑफ कोविड कुड डीरेल नासेंट रिकवरी। आसान भाषा में बताऊं तो जो ये थोड़ी बहुत रिकवरी दिख रही है, ये पटरी से उतर सकती है अगर सेकेंड वेव आ गई। और सेकेंड वेव की आशंका क्यों जाहिर की जा रही है, ये भी फाइनेंशियल एक्सप्रेस के फ्रंट पेज की खबर है। यूरोप सीज अ फ्रेश सर्ज इन इन्फेक्शंस। पिछले 10 दिनों में केस डबल होने लगे हैं और अब रोजाना 2 लाख का आंकड़ा पार कर गया है। यूरोप, खास सदर्न यूरोप की बात की जा रही है। तो ये अच्छी खबर नहीं है। ऐसा लग रहा था कि हम पटरी पर आ रहे हैं, हम रिकवरी की तरफ जाएंगे, लेकिन ये सब कुछ पटरी से उतर सकता है। सिद्धार्थ, सर्वप्रथम संदीप, आपको और सारे दर्शकों को इस महापर्व की बहुत बहुत शुभेच्छा। भगवान सबके लिए प्रोस्पेरिटी और हैप्पीनेस लावे। आपके लिए भी और आपको भी। यही प्रार्थना करते हुए, जो आपने प्रश्न पूछा ये बड़ा अच्छा पूछा। मुझे लगता है कि पटरी से गाड़ी उतरेगी नहीं, बट गाड़ी रुक रुक के चलेगी। यानी मालगाड़ी और एक्सप्रेस ट्रेन, सुपरफास्ट राजधानी टाइप वाला कंपैरिजन मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा। कारण ये है कि अभी देखिए, कोविड जो है वो देश के लगभग हर चप्पे में फैल चुका है। सारे बहुत बड़े बड़े क्लस्टर्स हैं, जहां कई जिलों में और कहीं पे बहुत कम है, पर इसका एक व्यापक स्प्रेड हो चुका है। और हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि ग्राफ नीचे जा रहा है। आशंका ये जताई जा रही है कि सर्दी के कारण, क्योंकि जो कोविड का वायरस स्प्रेड हो रहा है, तो ठंडी हवा में, ठंडे मौसम में शायद वो ज्यादा देर बाहर पनप सकता है, हाँ, दिल्ली में अब 4000 केसेस हो गए, जो 3000 से नीचे चला गया था रोजाना केसेस। जी। तो ये एक आशंका है, ये विश्व भर के लिए आशंका है, ये अमेरिका के लिए और यूरोप के लिए आशंका है। पर मैं ये मानता हूं कि जो नेसेंट रिकवरी वाली बात है, एक जो सोशल लेवल पे हमें एक बिहेवियर समझना होगा। कई बारी हम इस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं कि लोग बाहर आ रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, परंतु अगर इसको आप इमोशनल और सोशल साइकोलॉजिकल लेवल पे देखें, तो ये कंज्यूमर का बिहेवियर ये कह रहा है कि अब उसकी बस हो गई है। यानी वो अब कुछ मामलों में अपनी जीविका, अपनी आमदनी बचाने के लिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। आपने एक बहुत वायरल स्टोरी देखी होगी, बाबा का ढाबा, और उसके हाँ बाद एक हाँ हाँ। प्रचलन चला। उसके पीछे क्या है असलियत? वो बाबा के ढाबे पे जो लोग नॉर्मल कोर्स में जाते थे, शहरों में जो लेबर था, बाकी थे, गाड़ी चलाने वाला था, जिनके पास 5 स्टार में जाने का अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो लोग वहां जाते थे। वो लोग अभी बाहर पूरी तरीके से आए नहीं है। इसलिए मेरा ये मानना है कि नेसेंट रिकवरी कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में है। ब्रॉड बेस रिकवरी तभी आएगी जब, जो सरकार ने पिछले 2-3 दिनों में संकेत दिए हैं कि हम एक और पैकेज को कंसिडर कर रहे हैं। बार बार आपके साथ इस शो पे चर्चा की है हाँ, कि उसमें देरी हो गई है, परंतु मैं ये फिर भी मानता हूं कि चलिए, कुछ ना कुछ तो शायद होने की उम्मीद है अभी भी। हाँ, संजीव सान्याल कहते हैं कि नहीं, देखिए, वो जब बहुत मुश्किल वक्त आएगा उसके लिए हमने अपना खजाना भी बचा कर रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो एमडी पात्रा हैं, डिप्टी हैं शक्तिकांत दास के, वो क्या कह रहे हैं, मे टेक ईयर्स टू रीगेन लॉस्ट जीडीपी। मतलब सालों लग सकते हैं। ये लंबी लड़ाई के लिए हमें तैयार रहना होगा। पूरे देश को हमारे नीति निर्माता जो हैं
जो हमारे कारोबारी हैं, ये एक लंबी लड़ाई होने वाली है। बिल्कुल सही संदीप। और जीएसटी के बाद जो हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत बड़ा एक जो स्लो डाउन हुआ जीएसटी को लेके, क्योंकि लोग इस कई बारी इस गलतफहमी में रहते हैं कि जो बड़े 100 200 300 उद्योग ने जीएसटी का लाभ उठाया, वो ये इग्नोर करते हैं कि भारत की बहुत बड़ी इनफॉर्मल इकोनॉमी है जो पहले ही डिमोनेटाइजेशन से गुजर चुकी थी एक बारी। उसके बाद जो स्लो डाउन शुरू हुआ है, वो स्लो डाउन एक प्रकार से सेक्युलर स्लो डाउन है, यानी हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में, हर ज्योग्राफी में इंडिया में वो स्लो डाउन है। कोविड ने आके बची कुची कसर, और जो लॉकडाउन हमने एक इतना बड़ा लॉकडाउन किया, उसके कारण जो बची कुची कसर थी वो पूरी हो गई है। इसलिए स्वाभाविक है कि 8 से 12 क्वार्टर यानी 2 से 3 वर्ष लग सकते हैं इकोनॉमी को वापस जो एक, मैं कहूंगा कि 2015 वाली जो ऊंचाइयां थी, जो एक रोबस्टनेस थी, उसको आने में। और इसके साथ एक बात हमें और बार बार ध्यान रखनी चाहिए कि प्री कोरोना जो भारत में स्लो डाउन था, ये एक बैंकिंग लेड स्लो डाउन था, ये एनपीए क्राइसिस लेड स्लो डाउन था। ये जो एजेंसीज ने इतनी सख्ती से कार्रवाई की बहुत सारे बैंकों के विरोध में और बहुत सारी कंपनियों में जो चोर बाजारी घोटाले हुए थे, ये उसका एक क्यूमुलेटिव निचोड़ निकला है। और मैं तो इस सरकार के कार्यकाल से एक्चुअली पीछे ले जाना चाहूंगा आपको, जब 2G और कोल गेट वाले जो घोटाले थे, वहां से ये शुरुआत हुई है। तो हाँ, वो लगभग जो फोन बैंकिंग, फोन आ गया हाँ, जी, इसको दे दो पैसे। हाँ, तो लगभग 8-9 वर्ष हो चुके हैं तब से। जब आपको याद होगा कि 2012 से जब सुर्खियां बनने शुरू हुई, घोटालों की सुर्खियां, और भारत की ग्रोथ स्टोरी को एक्चुअली घोटाला स्टोरी बताया गया, उसका अब क्यूमुलेटिव इंपैक्ट आ रहा है। तो लगभग एक दशक का वो है। तो स्वाभाविक है कि 3-4 साल तो लगेंगे और ये जो शायद। कई बड़े फैसले, जिसके बावजूद चुनाव जीतते रहे हैं नरेंद्र मोदी, पर नोटबंदी की बात हो, कोई काला धन तो आया नहीं, स, वो एक्सरसाइज इन स, फ्यूटिलिटी साबित हुई। गुड एंड संदीप, सर्विसेज टैक्स, ये गुड एंड सिंपल टैक्स की जो बात हो रही थी, ये गलत सलत टैक्स के तौर पर ही सामने आ रहा है। करेक्ट मी इफ आई एम संदीप, रॉन्ग, इन चीजों का भी असर पड़ा है। बिल्कुल संदीप, देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि एक जो चुनाव से लेके आपने जो विषय उठाया, और ये मैंने भी एक स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाते इसको समझना चाहा है। ग्रोथ से पहले चुनाव नहीं जीते जाते थे, तो ग्रोथ जब घटी तो क्या चुनाव हारे जाएंगे? अभी तक जैसे आपने बताया ऐसी एविडेंस नहीं मिली है। नहीं मिल रही है। इसलिए मैं मानता हूं कि भारत भूमि में इमोशन और शायद जमीन से जुड़े हुए कुछ मुद्दे, जिसमें आपकी आइडेंटिटी की जो पॉलिटिक्स है, मैं जात की पॉलिटिक्स नहीं कहता हूं, मैं अब उसको एक्सपेंड करके आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स बताता हूं। बिकॉज जमीन पे अलग अलग आइडेंटिटीज हैं लोगों की। मेरी भारतीय पहचान क्या है? मेरी पहचान क्या है? भारतीय हूं मैं, बट भारतीय होते होते भी मेरी कुछ एक रीजनल पहचान है। उसको लेके हमारे चुनाव लड़े जा रहे हैं। अभी बिहार का चुनाव एक इंपॉर्टेंट इस प्रकार से होगा। और आप देखिए, एक तरफ राहुल गांधी मोदी को अटैक कर रहे हैं, बट आपने देखा होगा कि तेजस्वी ग्रोथ, जॉब्स, 10 लाख वो नौकरियां रोजगार से, नौकरियों से उससे आगे, जोड़ रहे वो हैं, और किसी चीज में फंसना ही नहीं चाह रहे हैं। क्योंकि वो शायद जानते हैं, राहुल गांधी के कंपैरिजन में मैं मानता हूं कि तेजस्वी जी को ज्यादा राजनीतिक सूझबूझ है, और वो ये जानते हैं कि किस प्रकार से चुनाव जीता जा सकता है। और सुशासन बाबूजी जिस प्रकार का स्टैंड ले रहे हैं, वो भी आपने देखा हुआ है। तो अगले साल जो 6 चुनाव आएंगे, उनकी मेरे हिसाब से कुछ संकेत और सेटिंग अभी से बनना शुरू होगी। बिल्कुल। और ये देखिए, यूरोप में जो डबलिंग हो गई है, उसके चलते हमारे एक्सपोर्ट्स भी हिट होंगे, क्योंकि देखिए ये इंटरकनेक्टेड है, बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है, सारी इकोनॉमीज आपस में जुड़ी हुई हैं, उसका असर भी हम सहेंगे। और इसमें मैं एक छोटी सी बात जोड़ूंगा कि आपको ध्यान होगा कि हमने बात की थी कि हम चाइना को रिप्लेस करेंगे बाहर के मार्केट्स में, और इंडिया में भी रिप्लेस करेंगे। वो ऑब्वियसली रिप्लेसमेंट हो नहीं पाई है, एकदम से हो भी नहीं सकती। मैं इंटेंट को नहीं क्वेश्चन कर रहा हूं। हर भारतीय चाहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करे और चाइना को पीछे करे, बट उसको करने में कई वर्ष लगेंगे। इसलिए जो यूरोप और अमेरिका में डिमांड वापस आएगी, कंज्यूमर डिमांड, उसको पहले चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स पूरा करेंगे। हमारे मैन्युफैक्चरर्स
पीछे हैं लाइन में। टेक्सटाइल एक बड़ा क्षेत्र है जिसमें काफी प्रयास किया गया है, तो शायद उसमें हम कुछ कोशिश कर सकते हैं। बट बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे हमारे फिनिश प्रोडक्ट्स नहीं जाते हैं, हमारे रॉ मटेरियल्स जाते हैं, और उनकी डिमांड कम हो गई है। माइनिंग प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो गई है, इसलिए आप तो देखिए कि ये स्टेट भी लेवल अपने पे आप में वो दिक्कत है। आपने टेक्सटाइल गारमेंट्स की बात की है, बांग्लादेश हमसे आगे लगातार जा रहा है, इस पर खबरें भी आई, फिर सरकार ने कहा परचेजिंग पावर पैरिटी में अभी भी उनकी आमदनी हमसे कम है। तो उस डिबेट पर तो हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, लेकिन वो $32 बिलियन का गारमेंट ट्रेड कर रहे हैं, हम $8 बिलियन का कर रहे हैं। और अभी कल मैंने इस खबर को उठाया था सिद्धार्थ, 5 करोड़ फ़ोन आए हैं दूसरी तिमाही में, और उन 5 करोड़ फ़ोनों में आप देखें तो वही शाओमी सबसे ऊपर है, सारे 76% चीन का माल है। हम फ़ोन तो अभी बना नहीं रहे, हम जो भी बड़ी बड़ी बातें करते रहे मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की, वो बहुत दूर की कोड़ी दिखाई देता है अभी। दूर शायद अब वो दूरी कम हो चुकी है, क्योंकि पिछले महीने आपने देखा होगा कि सरकार ने 5 नई लाइसेंसेस दी हैं, जिसमें भारतीय कंपनियों को भी लाइसेंस दी गई है अब फोन बनाने के लिए। लाइसेंस शब्द शायद बिल्कुल सटीक नहीं हो, बट एक प्रकार से उनको इंसेंटिवाइज करने का प्रयास किया गया है। और वो पॉलिसी का जो मेरी समझ और जानकारी है कि आप देखेंगे कि अगले 8, 10, 12 महीने में उसके परिणाम शुरू होंगे। मैं ये मानता हूं कि अगर ये सही ढंग से चलाया जाए और उस पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत ना आए, क्योंकि संदीप ये भी एक बदकिस्मती हमारे देश की है कि कई बारी जो ऊपर की लेवल पे तय होता है उसको नीचे की लेवल पे डिस्पोजल करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। अगर वो ठीक से चला जाए तो मैं मानता हूं कि 24 से 36 महीने में लगभग आधे से ज्यादा जो मोबाइल फोन का मार्केट है वो इंडिया में बनी हुई हैंडसेट्स होगा। शायद टॉप एंड के जो एकदम एडवांस लेवल के स्मार्टफोन 50,000, 70,000, 1 लाख वाले हैं, वो शायद अभी भी इंपोर्ट होंगे। बट एक जो मास मिड मार्केट फोन है 10 से 15 से 20,000 रुपए तक की जो वर्किंग है, उसमें वो सस्ता होगा। बट एक उसमें छोटी सी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिक्कत देश में बिजनेस करने की कॉस्ट को लेके अब बन चुकी है। प्रावधान कई बारी ईज किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज्यादा, मैं जानता हूं आप भी इसकी जानकारी रखते हैं कि पिछले 2 वर्षों में तो बहुत प्रयास किया गया कि आप आओ किसी तरीके से इंडस्ट्री लगाओ। हर स्टेट करना चाह रहा है, झारखंड राज्य तक भी ये कोशिश कर रहा है। समस्या है कि जमीन का कॉस्ट, बिजली का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट, फ्यूल का कॉस्ट, तो ये जो कॉस्ट है, अगर हमारे एंटरप्रेन्योर करते भी हैं प्रयास, और मेरी कई लोगों से बातचीत होती रहती है, समस्या है कि मार्जिन नहीं बचता है। चाइना में माल बनाना अभी भी बहुत ज्यादा सस्ता है। बांग्लादेश में जो आपने टेक्सटाइल की बात की, तो वहां पे लेबर नॉर्म्स की तो कोई मतलब सोच ही नहीं है। जिन लेबर नॉर्म्स की हम बात करते हैं, जिस प्रकार से वो शिफ्ट्स में काम करते हैं, हमारे यहां संभव ही नहीं है। सो इट इज अ फैक्ट दैट बिकॉज ऑफ आवर कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड डिस्पाइट आवर वेरी लार्ज पॉपुलेशन, जिनको नौकरियों की आवश्यकता है, हम एक अनकॉम्पिटिटिव देश हैं इन कंपैरिजन टू मेनी अदर कंट्रीज। तो ये मोटी तस्वीर हो गई। इसी में एक उम्मीद की किरण भी दिख रही है। वो क्या है? जीएसटी कलेक्शंस, आपने जीएसटी का जिक्र किया था। जीएसटी कलेक्शंस लाइकली टू सॉर इन अ साइन ऑफ टर्न अराउंड। 8 महीने से जीएसटी की जो कलेक्शन है, दरअसल लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए मिलने चाहिए, हमें कलेक्शन होनी चाहिए। ये लाख से भी नीचे चल रही थी, 90,000 आई, 95 आई। अब अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन का आकलन ये किया जा रहा है ये 1 लाख करोड़ से ऊपर होगा। उम्मीद की किरण, मैंने शब्द पूरी जिम्मेदारी से इसलिए कहा, 1 लाख करोड़ से ऊपर होने में भी जो एक्चुअल हमारे टारगेट्स हैं उनको हम मीट नहीं कर रहे हैं, पर कम से कम हम यहां पर 1 लाख करोड़ तो पार करते दिखेंगे 8 महीने बाद। सिद्धार्थ, बीमारी के बिस्तर से उठा हुआ व्यक्ति अगर वापस चलना शुरू हो जाए तो उसको मिस्टर इंडिया नहीं कह सकते। तो इसमें कितना वक्त अभी लगेगा? देखिए, जीएसटी पर जो झगड़े हो रहे हैं, अब ये एक और खबर आ रही है, गवर्नमेंट किक स्टार्ट्स मार्केट बोरोइंग ट्रांसफर 6,000 करोड़ टू 16 स्टेट्स। अरे पैसे देने हैं 2,35,000, उसमें भी छोड़ दो तो 1,10,000 करोड़ देने हैं, अभी 6,000 करोड़ ही दे पाए हैं। ये जीएसटी का शॉर्टफॉल है ना। देखिए, ये जो डिबेट है
इस जीएसटी के डिबेट में से एक क्रिटिकल फ्लॉ जीएसटी का बाहर निकल के आता है। मैं बार बार ये कहता हूं कि अपन क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, पर हम क्यों ऐसा हो रहा है ये हकीकत दर्शकों को बयान करना चाहते हैं। जब जीएसटी लाया गया तो जीएसटी को लाने में क्योंकि कुछ स्टेट्स विरोध कर रहे थे, जो दूसरी पार्टियों को, भाजपा को छोड़ के पार्टियों के अंडर थे, तो उसको एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला बनाने के चक्कर में मैं ये मानता हूं कि उस समय पे सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने कुछ ऐसे कंसेशंस दे दिए जो कंसेशंस इन हाइंडसाइट बड़े गलत कंसेशंस ओवर सिद्ध हो रहे हैं। ओवर कॉम्पनसेट भी कर दिया। 14% आपको गारंटीड रिटर्न हर साल देने की बात नहीं थी, 10 पर देखिए, बात बन रही थी, पर 14 कहा गया ताकि कोई विरोध ना रहे। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखिए इसमें क्रिटिकल फ्लॉ है। देखिए सरकार कई बारी लोगों से कहती है कि आप पानी मत वेस्ट करो, बिजली मत वेस्ट करो, तेल मत चलाओ। केजरीवाल आजकल कह रहे हैं रेड लाइट पे बंद कर दो, अच्छी बातें हैं, पर सरकार खुद अपने आप पे, अपने खर्चे पे, अपने विस्तार पे और अपनी जो स्कीमों पे स्कीम्स हर सरकार, केंद्र और राज्य सरकारें हर प्रकार की करते रहते हैं। क्या उसका कोई लॉजिक रहता है? ये जो 14% का आपने रेफरेंस दिया, ये एक ग्रोथ सिनेरियो का था। किसी इकोनॉमिस्ट ने, किसी कमिटी ने, किसी अधिकारी ने ये कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि भारत की इकोनॉमी नेगेटिव में चली जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन में चली जाएगी, रिसेशनरी ट्रेंड में चली जाएगी। तो 14% तो वैलिड ही नहीं था। इसलिए ये जो रिटर्न थी, इस रिटर्न को इस प्रकार से उस समय लिखा नहीं जाना चाहिए था। और अगर आप लिखते नहीं तो कोई राज्य अपने अधिकार को, टैक्स कलेक्शन के अधिकार को क्यों सरेंडर करता? सो ये एक ऐसा बार्गेन था जिस बार्गेन में चित भी नहीं किसी की और पट भी नहीं किसी की। अल्टीमेटली देश का टैक्स पेयर, निचोड़ ये है कि देश का टैक्स पेयर कॉम्पेंसेशन सेस के नाम से अपनी जेब से ज्यादा पैसे अब और कुछ वर्ष खर्चेगा बनिस्पत के जब वो कानून इंट्रोड्यूस हुआ। हाँ, टैक्सेस और बढ़ गए ना, और ये कोई सिंप्लीफाइड नहीं हुआ। वन नेशन वन टैक्स भी नहीं हुआ, 5-5 आपने स्लैब्स बना रखे हैं, उसके ऊपर सिन टैक्स भी है। तो जेब तो हमारी कट रही है सरलीकरण के नाम पर, ना सरलीकरण हुआ। जी, और इसमें अगेन ये मैं बार बार कहता हूं कि बहुत बड़ा एक राजनीतिक फैसला था, एक ब्रेव फैसला था। मनमोहन सिंह सरकार इस फैसले को लेने से वापस हटी। नाम बीजेपी के विरोध का था, परंतु आप ये जानते हैं और ये राजनीति आप मेरे से बेहतर समझते हैं कि करने को चाहते तो डीटीसी और जीएसटी दोनों ला सकते थे, प्रणब बाबू भी ला सकते थे, परंतु मनमोहन सिंह इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर ने पॉलिटिकल कैपिटल जो उनका था उसको इस पे खर्चा नहीं किया। ये हो चुका है। मैं मानता हूं कि ये एक अच्छा पड़ाव हमारी इकोनॉमिक और हमारे अर्थशास्त्र का है कि जीएसटी आ गया है। सुधार देरी से हो रहे हैं, बट हो जाएंगे। भारत में देर आए पर दुरुस्त आए को अल्टीमेटली सही माना जाता है। नहीं, टू बी फेयर टू द गवर्नमेंट, 3 साल कहते हैं, 3 से 4 साल लगते हैं स्टेबलाइज करने में जीएसटी को। पर ये जो कोरोना का संकट आ गया उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। वो जो एक बिल्कुल और आपने टारगेट बनाया हुआ था। और संदीप, इसीलिए इसी शो में हमने बार बार कहा है कि अब जीएसटी को ग्रेटली सिंप्लीफाइड टैक्स बनाने के लिए ये एक बहुत सुनहरा अवसर है। इसी बहाने जब एक प्रकार से आप वापस 1 लाख पे ही पहुंचे हैं, आप 1.25 लाख 1.5 लाख की अभी बात ही नहीं कर पा रहे हैं, तो 1 लाख से 2 लाख तभी पहुंच पाएंगे जब इकोनॉमी ग्रो कर पाएगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी। और टैक्स इज अ फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन। टैक्स इज नॉट बाय इटसेल्फ। कोई टैक्स का पौधा नहीं है, टैक्स तो पौधे का फल है। पौधा उगेगा, उसको आप सींचोगे तो आपको फल मिलेगा, और फल तभी मिलेगा जब पौधा बनाने के लिए, उसको उगाने के लिए जमीन होगी, लोग होंगे, लेबर होगी, फर्टिलाइजर और जल होगा। तो ये एक बड़ा सिंपल सा है। मैं मानता हूं कि अभी हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स को जीएसटी 2.0 और 2024 तक जीएसटी ऐसा बने जो 2 लाख रुपए प्रति माह की टैक्स कलेक्शन देवे, इस प्रकार का टारगेट रखना चाहिए। अब एक और खबर, मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूं, मेरी कंफ्यूजन दूर कीजिए। और दर्शकों ने और पाठकों ने ये खबर पढ़ी होगी तो कुछ लोग उछले भी होंगे, अरे वाह बल्ले बल्ले हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, डिडंट स्किप ईएमआईज ड्यूरिंग लॉकडाउन, गेट कैशबैक फ्रॉम योर बैंक।
गवर्नमेंट सरकार कह रही है कि फर्ज कीजिए आप ईएमआई भर रहे थे, आपने कोई ईएमआई में कोताही नहीं बरती, आप समय पर ईएमआई देते रहे, तो अब उसका इनाम आपको मिलेगा, आपको कुछ कैशबैक भी मिलेगा। मेरी खबर ये समझ में नहीं आ रही। मैं ईएमआई देता हूं, मैं टाइमली दे रहा था, तो मतलब अब मुझे पैसे देगी सरकार? देखिए, ये विषय एक ऐसा विषय है जो एक थोड़ा जटिल इशू हो गया, जो कहीं ना कहीं पे, क्योंकि हमारे बैंक्स जो हैं वो सरकारी ओन्ड हैं, तो ये एक सरकारी विषय बन गया। बाकी इकोनॉमीज में भी ऐसे विषय आते हैं, पर क्योंकि वहां की बैंकिंग इंडस्ट्री लार्जली नॉन स्टेट है, मतलब वहां की सरकारों द्वारा ओन नहीं होती है, तो ये विषय वहां पे कमर्शियल बेसिस पे सेटल किए जाते हैं, और अमेरिका की तरह डायरेक्टली सेंटर पैसे कंज्यूमर के जेब में देता है। हमारे पास वो मॉडल नहीं हुआ, तो एक बड़ी विचित्र सी एक सिचुएशन हो गई कि इंटरेस्ट जो डेफर किया गया पैंडेमिक के नाते, तो ये कहा गया कि अब उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। तो लोगों ने कहा भाई साहब, आप तो रियायत देने के बदले उल्टा दो चपत और लगा रहे हो। चक्रवर्ती ब्याज लगा दिया। हाँ, और उसके बाद कोर्ट इसमें आ गया। जहां कोर्ट आता है तो वहां मैं मानता हूं कि हमारे जो सरकारी ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये कई बारी डिसीजन मेकिंग, और ये एक बहुत गलत ट्रेंड है, इसका मैं कई बारी क्रिटिसिज्म खुल के करता हूं कि सरकार कई बारी जटिल मामलों पे सरकारी अधिकारी डिसीजन कोर्ट से ले आते हैं ताकि अपने से जिम्मेवारी हट जाए। हाँ। और अब उसको एक प्रकार से पॉलिटिकल बैलेंसिंग एक्ट करने के लिए ये कहा गया कि अगर आपने ईएमआई दी तो आपको कुछ किसी प्रकार की फैसिलिटी दी जाएगी। मेरा ये मानना है कि जो दे सकते थे ईएमआई, जिनको किसी मदद की जरूरत नहीं थी, जो प्रभु की कृपा से, अपने ईश्वर की कृपा से इस समय अपनी गृहस्थी चला पाए, तो जैसे इनकम टैक्स एक सर्टिफिकेट दे देता है इनकम टैक्स पेयर को रिकग्निशन, उससे ज्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं मानता हूं कि आपने ईएमआई समय पे दी तो उसके लिए आपको कोई कैश नहीं, मेरा ब्याज कम कर दो ना। अब ये इसमें रायता फैलेगा, मैंने समय पर दी, पैसे कितने दोगे, उसे देने में कितना खर्च आएगा, पैसे कम आएंगे और उसमें खर्च बहुत हो जाएगा। ब्याज कम जो होगी, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप अभी भी देखें अमेरिका में जो अभी ब्याज दर चल रही है घर के लोन के लिए, अगर आप उसको ले लेंगे तो कई लोन डिपेंडिंग उस बोरोवर की अपनी क्रेडिट रेटिंग पे 25 मतलब 0.25% पे मिल रहा है, 0.5% पे होम लोन ले रहा है। आप इंडिया में इस चीज को इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। मतलब मोटी मोटी बात, 30 लाख का लोन लिया, शायद आपको 30.5 लाख या 31 लाख 10 साल में वापस देने पड़ेंगे। इस तरह का हमारे यहाँ ब्याज समस्या क्या है कि हमारी जो इन्फ्लेशन को लेके हमने जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, और ये भी एक बड़ा विषय है, कई कई आम जनता के लिए शायद ये थोड़ा हाई फाई टाइप इकोनॉमिक्स हो जाएगा, बट अगर इसको बड़ी सरलता से कहे, कुछ वर्ष पहले 2000 पहली एनडीए सरकार में यह तय किया गया कि मॉनेटरी जो जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, इसका फैसला एक विद्वानों की पैनल करेगी, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होगी, जिसमें आरबीआई के लोग होंगे, जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, हालांकि उसके गवर्नर और डीजीज सेंटर अपॉइंट करता है, और इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हो गए। और उसमें लिख दिया गया कि आपको इन्फ्लेशन की रेट को इस दर पे रखना है। क्योंकि देखिए, राजनेता अगर हमारे देश के किसी भी पार्टी से आप बोलिए, राजनीति अगर इन्फ्लुएंस होती है, तो वो प्याज ने कई बारी राजनेताओं को हार के आंसू पिलवाए हैं। ये सुषमा स्वराज जी ने दिल्ली में बहुत वर्ष पहले अनुभव किया था। बिल्कुल। उस डर से ये लिख दिया गया। अब आरबीआई इन चीजों को देख रहा है। आज आप एक इंडस्ट्रियल स्लोडाउन में है, और आपकी जो इन्फ्लेशन रेट है, इसको फ्रेश वेजिटेबल्स और इनसे जोड़ा जा रहा है, जहां पे सप्लाई कांस्टेंट्स है। तो बहुत ही फ्लॉड मॉडल है। एमपीसी, मैं मानता था कि एमपीसी की, क्योंकि कमिटी का जो समय था वो समाप्त हो गया है, तो उसको रिव्यू करना चाहिए, वो नहीं हुआ है। नए मेंबर लाए गए हैं। मैं अभी भी होप कर रहा हूं, होप अगेंस्ट होप, कि ये कहीं ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल वाली बात ना हो जाए, और आरबीआई ये समझे कि देश में जब तक आप पैसा सस्ता नहीं करेंगे, तो लोग नए उद्योग, नए धंधे, नए काम करने के लिए अपने आप को सफल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप 100 रुपए पे 15 रुपए का ब्याज नहीं दे सकते।
बिल्कुल। और वो कहते हैं ना, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, वो हमारे नीति निर्धारकों, ये सालों से एक समस्या चलती आ रही है। अब एक आखिरी खबर, ये भी, ये जो आप डिस्कोर्स दे रहे थे, जो चर्चा कर रहे थे सिद्धार्थ, उसी से जुड़ी है। मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहा हूं। अब प्रकाश जावड़ेकर भी आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो वही कार चला रहे हैं। खबर क्या है? हाई कॉस्ट लो प्रायोरिटी टू हिट सेल्स ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स, कि देखिए इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है और सरकार की प्रायोरिटी में अब ये नीचे घट गई है। नॉर्मल ऑटोमोबाइल जो कार हैं, जो इंटरनल कंबस्शन इंजन वाली कार होती हैं, जो आप इस्तेमाल करते हैं, मैं इस्तेमाल करता हूं, उन कारों को अब तवज्जो दी जाने लगी। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ हम बढ़ते दिख रहे थे। मैंने 5 महीने पहले चर्चा की थी, केजरीवाल इसके बारे में बड़े उत्साहित दिख रहे थे। दिल्ली में 25% कारें 2 साल में 3 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। अब उनकी कीमतें इतनी प्रायोरिटी में वो रही नहीं, तो इनका भी डब्बा गोल हो जाएगा क्या? देखिए, जब भी सरकार, और ये हमने बार बार देखा है, जब भी सरकारें या पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स किसी टाइप के कंजम्पशन बिहेवियर को बदलने का प्रयास करते हैं, तो 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स वो उस कंजम्पशन बिहेवियर को बदलने में असफल रहते हैं। अमेरिका में या बाकी विकसित देशों में, और ये बार बार जो मोस्ट डेवलप्ड एंड हाईली एडवांस्ड इकोनॉमीज में है, उनमें भी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इज ओनली अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ देयर टोटल मोबिलिटी। तो ये एक प्रकार से पॉलिसी मेकर्स को भ्रम फैल गया। कई लोगों ने पोल्यूशन से जोड़ के इस विषय को एकदम से जोड़ दिया और जो रियल रीजंस हैं उनको कवर किया। अगर आप पोल्यूशन दिल्ली में रोकते हैं, कंस्ट्रक्शन पोल्यूशन, तो हजारों और लाखों की संख्या में जो डेली वेज वर्कर हैं वो जॉबलेस हो जाते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सस्ता करेंगे तो आपको अपने राजस्व से उनको सब्सिडाइज करना पड़ेगा। आप वो कर नहीं सकते। जो बनी हुई इंडस्ट्री है, जिसने एक प्रकार से ऑप्टिमल एफिशिएंसी काफी हद तक अचीव कर ली है, वो आज की डेट में ऐसे इंजन बना रहे हैं जिनके एमिशंस बहुत कम हैं, 20 वर्ष या 30 वर्ष पूर्व की जो बात है। और इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन में स्वयं काफी पोल्यूशन खुद जनरेट होती है। तो ये बड़े कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं। डोनाल्ड ट्रंप के लिए भारत की हवा को फिल्दी बोलना आसान है, परंतु सच्चाई यह है कि आज अमेरिका आज भी 22% विश्व के जो एमिशंस हैं, पोल्यूशन एमिशंस, उसके लिए अमेरिका रिस्पॉन्सिबल है और चाइना रिस्पॉन्सिबल है। और विकसित जो कंट्रीज हैं, हाईली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं, हमारे देश में शहरों के बाहर जाइए तो आपको अभी भी जिस टाइप का लाइफस्टाइल मिलता है, वहां पे गाड़ियों का कितना महत्व है। इसलिए हमें इकोनॉमिक सॉल्यूशंस बाहर से लाके नहीं, पेरिस अकॉर्ड से नहीं, अपनी स्थिति के अनुसार करने पड़ेंगे। अनफॉर्चुनेटली देखा देखी की दौड़ में हम कई चीजें कर जाते हैं जो फिर 1-2 साल 3 साल बाद पता लगता है कि हमारे लिए अच्छे सॉल्यूशंस नहीं थे। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ। धन्यवाद। आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में आपने आज की खबरें समझाई। तो आज का मनी मंत्र में इतना ही। हैव अ हैप्पी वीकेंड। त्योहार मनाइए, खुश रहिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।